अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम फिजियोलॉजी ऑफ नोज़ शुरू करते हैं, जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है क्योंकि इसका 2 से 3 दफ़ा एससीक्यू आ चुका हुआ है। तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शंस ऑफ नोज़। तकरीबन 6 फंक्शंस हैं। आप इजीली अगर सिर्फ नाम याद कर लेते हो ना तो डिटेल आप खुद ब खुद ही पुट कर लोगे। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन आ जाएगा वो रेस्पिरेशन आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो हमारा नोज़ है वो नेचुरल पाथवे ब्रीथिंग के लिए। आपको पता है अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको पता नहीं है कि मैंने मुंह से कैसे सांस लेना है। जब हम अडल्ट हो जाते हैं हमें पता चल जाता है कि रास्ता ये भी है, माउथ से भी हम सांस ले सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल पाथवे होता है हमारा नोज़ ही होता है, हम नोज़ से ही सांस ले रहे होते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई बच्चा क्वाइनल एट्रेजिया के साथ पैदा होता है, क्वाना में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि मैंने आपको बताया था जो हमारा पीछे वाला सुराख था जो हमारा नेजोफेरिंक्स के अंदर बन रहा था नोज़ का, उसको हम क्वाना कह रहे थे। अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता इस डिसऑर्डर के साथ पैदा हो रहा है कि उसका ये जो क्वाना है वो बंद है, क्वाइनल एट्रेजिया वो बंद हो चुका हुआ है, तो सांस ले ही नहीं पाएगा। अगर हम कोई अर्जेंट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो बच्चा इवन के डाई कर सकता है। और उसके बाद हम चलते हैं ड्यूरिंग क्वाइट रेस्पिरेशन के दौरान हम सांस कहाँ से ले रहे हैं, कौन सा पाथवे बन रहा होगा। बहुत ही ईजी है, आपको पता है जो हमारा मिड वाला टर्बिनेट है ना, मिडल टर्बिनेट जिसको हम कह रहे थे, ठीक है। मोस्टली हम सांस वहाँ से ज़्यादातर ले रहे होते हैं, यहाँ से हमारा जो एयर है ज़्यादा गुजर रही होती है। लेकिन जो हमारा ऊपर वाला स्पीड टर्बिनेट है यहाँ पे बहुत कम हवा जा रही होती है, और जो हमारा इन्फीरियर टर्बिनेट है वहाँ पे बहुत कम हवा जा रही होती है। तो इसीलिए अगर हमने किसी चीज़ को सूंघना है ना तो हम बहुत ज़ोर से सांस लेते हैं ताकि जो हमारी हवा है ना वो सुपीरियर टर्बिनेट तक जा सके, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओल्फैक्टरी रीजन होता है। तो यहाँ से हमें ताकि किसी चीज़ की स्मेल आ सके। और उसके बाद हम चलते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के दौरान भी आपको पता है ज़्यादातर हवा हमारी मिडल टर्मिनेट से ही निकल रही होगी। लेकिन जो बात याद रखने वाली वो ये है कि मैंने आपको एक लाइमन नेज़ा ही पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा, जब मैंने बताया था कि हमारे दो तरह के नोज़ के वाल्व बन रहे होते हैं। एक एक्सटर्नल नेज़ल वाल्व बन रहा होता है, एक इंटरनल नेज़ल वाल्व बन रहा होता है। जो इंटरनल नेज़ल वाल्व बन रहा होता है उसकी जो एक एंड होता है ना, जो उसका ये वाला एंड बन रहा होता है, उसको मैंने बताया था कि आपका लेटरल जो कार्टिलेज है उसका जो लोअर एंड है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा होता है, अंदर की तरफ फोल्ड होता है, वो अंदर की तरफ एक कंस्ट्रिक्शन बनाता है, ठीक है। ये अंदर की तरफ मुड़ा होता है इस तरह। तो जब हवा यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, मतलब अंदर आ तो हमारे लंग से ही रही है लेकिन उसे अब बाहर निकलना है, तो वो यहाँ पे जाके कार्टिलेज पे टकराएगी, जिसको हम लाइमन नेज़ा ही कह रहे हैं। तो यहाँ पे टकराने के बाद दोबारा हवा दोबारा वापस नोज़ में जाएगी, मतलब यहाँ पे टकराएगी, हवा यहाँ से आई सी टकराई दोबारा वापस गई। और मैंने आपको पढ़ाया कि जो हमारे टर्बिनेट्स हैं, मिडल टर्बिनेट हो गया, स्पीड टर्बिनेट हो गया, इनके नीचे काफ़ी ज़्यादा पैरानेजल साइनसेस की ओपनिंग हो रही होती हैं, आप लोगों को याद होगा। तो ये हवा जाएगी वहाँ से ओपनिंग से हमारे नेजल साइनसेस में, और जो हमारे नेजल साइनसेस हैं उनको एरेट करेगी, मतलब उनके अंदर हवा भरेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेजल साइकिल की तरफ, जो कि बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग है। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा नेजल म्यूकोजा है ना वो रिथमिक कंजेशन और डी कंजेशन कर रहा होता है। कंजेशन और डी कंजेशन ये होता है कि जो हमारा नेजल म्यूकोजा है ना, कभी वो कंजेस्टेड हो जाता है यानी कि वो फूल जाता है और हमारा नाक का सुराख कम हो जाता है, ठीक है। कभी वो डी कंजेस्टेड हो जाता है, मतलब नाक का सुराख बड़ा हो जाता है। और मेन चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि रिदमिक साइकिल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे राइट साइड का जो नोज़ का सुराख है ना वो एक दफ़ा गया कंजेशन में, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का होगा उस टाइम वो डी कंजेस्टेड होगा, ठीक है, सुराख बड़ा होगा। लेकिन राइट साइड का 2.5 से 4 घंटे के बाद ना मतलब डिकंजेस्टेड स्टेट में चला जाएगा। जो लेफ्ट वाला होगा वो कंजेस्टेड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन जितनी हवा हमारे नाक में जानी चाहिए वो कम्प्लीटली जा रही होगी, जो सुराख ज़्यादा ओपन होगा। ऐसे ही अगर किसी मतलब कोई डिसऑर्डर हो जाता है, कोई पोली वगैरह बन जाता है, एक साइड का सुराख बंद हो जाता है, तो जो दूसरा नाक का सुराख होगा ना वो कम्प्लीटली आपका फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। उसके बाद सेकंड फंक्शन आ जाएगा नोज़ का, जो कि है एयर कंडीशनिंग ऑफ इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। वो कैसे कैसे हो रही होगी, सबसे पहले हमारा आ जाएगा फिल्ट्रेशन एंड प्योरीफिकेशन। आप लोगों को मैंने हेयर्स पढ़ाए थे जो हमारे वेस्टिब्यूल ऑफ नोज़ के अंदर पाए जा रहे हैं, जिसको हम विब्रिसाई कह रहे थे, मोटे मोटे टेढ़े हेयर्स से, ठीक है। वो किसी भी बड़े पार्टिकल को रोक सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हवा में अगर कोई रुई का धागा उड़ रहा है, ठीक है, तो अगर वो जाएगा तो सबसे पहले हमारे हेयर्स वहीं पर उसको रोक देंगे, वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हमारी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद प्योरीफिकेशन के लिए हमारी म्यूकस लेयर बन रही होगी म्यूकोजा के ऊपर। आपको पता है ना म्यूकोजा सिक्रीशन क्रिएट कर रहा था और ऊपर एक म्यूकस लेयर बन रही होती है। तो म्यूकस लेयर बनेगी, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई भी छोटे मोटे जो पार्टिकल्स होंगे, पोलन्स होंगे, डस्ट होगी, वो उस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर फंसेगी। म्यूकस मेम्ब्रेन सीधी जाएगी हमारे नेज़ोफेरिंक्स के से होते हुए हमारे एसोफेगस के अंदर, एसोफेगस से हमारे स्टमक में जाएगी, वहाँ पे किल हो जाएंगे बैक्टीरिया वगैरह। आपको पता है HCl वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम चलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल की तरफ। अब हम जो हवा इनहेल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि अब बाहर का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अगर गर्मियों में हो सकता है 40-45 डिग्री का भी हो, और सर्दियों में हो सकता है 20 से 0 डिग्री तक भी हमारा टेम्परेचर जा सकता है। तो अगर हवा का इतना टेम्परेचर गिरा हुआ है, अगर उसको हवा को हम ऐसे ही अपने लंग्स में ले लेते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो चाहिए तो ये ना कि जो हवा हमारे एंटर हो रही है उसका टेम्परेचर चेंज हो। तो ये भी हमारा नेज़ल म्यूकोजा कर रहा होता है। नेज़ल म्यूकोजा के अंदर ना बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड सप्लाई पाई जाती है मिडल टर्मिनेट और इन्फीरियर टर्मिनेट के अंदर। तो वहाँ पे इवन के कैवेनस साइनस स्पेसिस पाई जाती है। कैवेनस साइनस स्पेसिस होती हैं जिनके अंदर ना मतलब इस तरह खाली स्पेसिस होती हैं, मतलब छोटी छोटी स्पेसिस पाई जाती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेजेंट होता है। और आपको पता है जो हमारा ब्लड का टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री ही होगा ना। तो जब
बाहर से हवा आएगी डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, जब वो हमारे ब्लड के पास से गुजरेगी तो जाहिर बात है ब्लड ने तो टेम्परेचर उसका चेंज कर देना खुद ब खुद ही। जो हमारा यहाँ पे ब्लड होता है ना, जो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क बन रहा है, वो एक रेडिएटर के तौर पे काम कर रहा था, जैसे हमारी गाड़ी का रेडिएटर होता है, ठीक है, वो रेडिएटर की तरह तौर पे काम कर रहा था। हवा एंटर होती है, उसका टेम्परेचर चेंज होता है ड्यू टू हम साइनस स्पेसिस और जो हैवी ब्लड सप्लाई है, तो वो जो हवा जाएगी फिर हमारे लंग्स के अंदर, तो वो 37 डिग्री पे ही जा रही होगी। उसके बाद हम चलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन की तरफ, यानी कि हवा ऐसी है जिसके अंदर हमारे जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो नहीं प्रेजेंट, ठीक है, ह्यूमिड एयर नहीं है, तो उसको ह्यूमिड करना है हमने। क्योंकि हमारा जो अगर हवा ऐसी सूखी हवा अगर हम लंग्स के अंदर ले जाएंगे तो हमारे लंग्स का म्यूकोसा डैमेज हो सकता है। आपको पता है अगर हवा सूखी हो, जैसे सर्दियों में होता है आपको पता है, तो हमारे होंठ भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर सूखी हवा अगर हम लंग्स के अंदर लेंगे तो हमारे लंग्स का म्यूकोसा डैमेज हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए सर्दियों के अंदर तो हमारी जो हवा है वो ड्राई होगी, लेकिन गर्मियों के अंदर तो जो एवेपोरेशन हो रही होती है, तो एवेपोरेशन की वजह से ह्यूमिड एयर ही होती है। तो सर्दियों के अंदर हम कैसे ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे होंगे ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो हमारा नेजल म्यूकोसा है उसके नीचे सीरस ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड्स पाई जा रही थी। तो सीरस ग्लैंड्स और म्यूकस ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस ऊपर रिलीज कर रही थी, जिसकी वजह से हमारा ऊपर एक म्यूकस लेयर बन रही थी, ठीक है। अब जो सीरस सिक्रीशंस है और म्यूकस सिक्रीशंस हैं ये एक तरह के वाटर पार्टिकल्स ही है ना, तो ये हमारी हवा के अंदर जाएंगे और हवा को तकरीबन 75% तक मतलब ह्यूमिडिफिकेशन कर देंगे, उसको 75% तक हवा भर देंगे। नॉर्मली तो 100% तक भी जा सकती है, गर्मियों के अंदर 100% तक हमारी जो एयर होती है ह्यूमिड हुई होती है, लेकिन एटलीस्ट 75% तक जो हमारी हवा है ना वो ह्यूमिड कर देता है हमारा जो म्यूकस लेयर होती है। अच्छा लेट्स सपोज अगर कोई पर्सन है वो ह्यूमिड एयर नहीं ले रहा तो उसका क्या नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर कोई पर्सन है वो 50% तक हवा जो ह्यूमिड है उसको ले रहा है, ठीक है, मतलब उसका 75% तक नहीं है, 50% तक ह्यूमिड एयर है उसको ले रहा है। 8 से 10 मिनट के बाद ना जो उसका सिलियरी फंक्शंस होंगे ना स्टॉप हो जाएंगे। अगर सिलिया फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगा, आपको पता है जो हमारा सिलिया ही तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से इन्फेक्शन से बचा रहा होता है, तो अगर सिलिया ही नहीं काम करेगा तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारी गैसेस एक्सचेंज हो रही थी एल्वोलाई के लेवल के ऊपर, ठीक है, उसके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हवा के अंदर। अगर वो नहीं होगा तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड के अंदर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और इसकी वजह से ना पेशेंट को सोते हुए अटैक्स आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि उसको इस तरह लगेगा जिस तरह उसका सांस बंद हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवेज, यानी कि जो हमारा नोज़ है वो कैसे प्रोटेक्शन कर रहा है हमारे लोअर एयरवेज की। सबसे पहले आ जाएगा हमारा म्यूकोसिलियरी मैकेनिज्म, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जब मैंने पढ़ाया था एपिथेलियम ऑफ नोज। तो मैंने आपको बताया था हमारे स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर गोबलेट सेल्स प्रेजेंट है, नीचे सीरस ग्लैंड्स प्रेजेंट है और साथ में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये दोनों ग्लैंड्स का मैं अभी आपको बता के भी आया हूँ, ठीक है। ये सीरस सिक्रीशन ऊपर रिलीज कर रही होंगी, ये म्यूकुलरी सिक्रीशन रिलीज कर रही होंगी, एक नीचे सिलियरी सिक्रीशन की मतलब लेयर बनेगी, इसको हम कहेंगे ये हमारी सीरस लेयर है, ठीक है। ऊपर हमारी एक म्यूकस लेयर बनेगी, इसको हम कहेंगे ऊपर वाली हमारी म्यूकस लेयर है। तो यहाँ पे जो हमारा सिलिया होता है ना ये इस तरह फंक्शन कर रहा होता है कि जो हमारा ऊपर बांध रही है ना जो म्यूकस लेयर बांध रही है, जिसको हम म्यूकस ब्लैंकेट भी कहेंगे और कन्वेयर बेल्ट भी कहेंगे, ये इस तरह मूव कर रहा होता है कि जो हमारा सिक्रीशन है वो अंदर हमारे लंग्स की तरफ जाएँ। मिसाल के तौर पे अगर हमारे नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा नेजोफेरिंक्स आ गया, आपको पता है नेजोफेरिंक्स से नीचे एसोफेगस होगा, एसोफेगस के से हमारा स्टमक आ जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते ही हैं कि जो हमारा ऊपर म्यूकस लेयर है ना ये इस तरह ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करती 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 हमारी नेजोफेरिंक्स से हो, नेजोफेरिंक्स से नीचे हमारे स्टमक के अंदर चला जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो हमारे ऊपर म्यूकस लेयर बन रही है इसके अंदर बैक्टीरिया भी फंस सकते हैं, वायरसेस भी फंस सकते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल्स भी फंस सकते हैं, उनको अपनी बॉडी से रिमूव करना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी म्यूकस लेयर बन रही है वो नीचे की तरफ जाए। तो जो सिलिया होता है ना वो इस तरह फंक्शन करता है, इसके अंदर दो तरह के स्ट्रोक्स देखे जाते हैं। एक को हम कह रहे होते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक के अंदर जो हमारा सिलिया होता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट सा खड़ा होता है और जाके हमारा सीरस लेयर के अंदर फंस जाता है, मतलब इस लेयर के अंदर फंस जाता है। फिर उसके बाद एक रिकवरी स्ट्रोक आता है जिसके अंदर जो हमारा सिलिया ना थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा मूव करता है, इस तरह इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपको पता है जो हमारी पूरी की पूरी लेयर है इस तरफ ट्रैवल करेगी, अंदर नेजोफेरेंक्स की तरफ ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म चल रहा होता है। फिर जब सिलिया ने इस तरफ मूव कर दिया, सिलिया ने दोबारा बाहर आ जाना है, फिर सिलिया ने इफेक्टिव स्ट्रोक देना है, फिर इसके अंदर फंसना है, फिर उसको सिर्फ मूव करना है। तो इस तरह से हमारा जो म्यूकस लेयर है पूरी की पूरी मूव कर रही होती है। ऊपर वायरसेस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह फंसे होते हैं वो हमारे स्टमक में जाते हैं, स्टमक में HCl जो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है वो इनको किल कर देता है। फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ना इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम हो सकता है, यानी कि हमारा सिलिया मूव नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कुछ हो सकती हैं ड्रग्स हो सकती हैं एड्रेनालिन वगैरह। फिर मैं आपको बता चुका हूँ अगर हम खुश्क हवा को अंदर लेके जाएंगे तो हमारा सिलिया फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगा। उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस आ गए हैं, हीट होगी, कोल्ड होगी, स्मोकिंग वगैरह होगी, इन्फेक्शन हो गए हैं, ठीक है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड को हमने इनहेल किया या कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा इनहेल किया है तो हमारा सिलिया फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगा। सिलिया फंक्शन परफॉर्म करना बंद करेगा, जो हमारा ऊपर म्यूकस लेयर है वो यहाँ पे जमनी शुरू हो जाएगी, वो यहाँ पे जमेगी तो आप उसकी वजह से हमें दो तरह की इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है। वो हमारे राइनोसाइनाइटिस भी हो सकता है और इवन कि हमारा ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा नोज़ कैसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा लोअर पाथवे को। उसमें आ जाएंगे एंजाइम्स, आ जाएंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आ जाएंगे। आपको पता है जो नेजल सिक्रीशंस होंगी उनके अंदर म्यूरामिडेज प्रेजेंट होगा, जिसको हम लाइसोजाइम भी कह रहे होंगे, जो कि हमारा वायरसेस बैक्टीरिया को किल कर रहा होगा। और फिर उसके अलावा आपको पता है जो सारी की सारी सिक्रीशंस है, यहाँ पे जो हमारा मिकोजा है, यानी कि हमारी जीआईटी का मिकोजा हो गया, हमारे रेस्पिरेटरी मिकोजा हो गया, नेजल मिकोजा हो गया, उनके अंदर आईजीए प्रेजेंट होता है, आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। फिर आईजीई भी प्रेजेंट होगा और इंटरफेरॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। ये सारे के सारे में प्रोटेक्ट कर रहे होंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से। उसके बाद हमारा स्नीजिंग आ जाएगा, जो कि एक हमारा नोज़ का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है, यानी कि अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल गया है जिसने हमारे नेजल मिकोजा को इरिटेट किया है तो उसकी वजह से हमें छींक आएगी, स्नीज आएगी, ठीक है, कि रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है। उसकी वजह से अगर कोई भी इरिटेंट है जो हमारा माउथ के थ्रू गया लंग्स के अंदर या फिर हमारे नोज़ के अंदर गया है तो हमारी छींक मारने की वजह से उसी टाइम बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फंक्शन, आ जाएगा वोकल रेजोनेंस, जो कि नोज़ क्रिएट कर रही होगी। जो नोज़ है हमारा वो एक रेजोनेटिंग चैम्बर के तौर पे काम कर रहा होगा, यानी कि इको क्रिएट कर रहा होगा। तो आपको पता है कुछ लफ्ज़ होते हैं जो नाक में बोलते हैं, जैसे एम हो गया, एन हो गया, एन जी हो गया। तो ऐसे ही अगर हमारा नाक बंद हो जाए किसी वजह से, जैसे कोई नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो अगर हम इन साउंड्स को डी नेजली प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, यानी कि नाक से ना निकालें, मुंह से निकालने की कोशिश करें, तो जो एम होगा वो बी के तौर पे प्रोड्यूस होगा, जो एन होगा वो डी के तौर पे प्रोड्यूस होगा, जो एन जी होगा सिर्फ वो जी के तौर पे प्रोड्यूस हो रहा होगा। फिर ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं उर्दू के भी जो हम नाक के थ्रू बोल होते हैं। तो जो हमारा नोज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है स्पीच के अंदर भी। उसके बाद हमारे नेजल रिफ्लेक्सेस आ जाएंगे, जो कि नोज़ का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें आपको पता है अगर हम किसी अच्छे फूड को स्मेल करते हैं तो सेलिवेशन होती है हमारी माउथ के अंदर, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है हमारे स्टमक के अंदर। उसके अलावा अगर इरिटेशन हो, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हमारा नेजल मिकोजा इरिटेट हो तो स्नीजिंग होती है उसी टाइम। ये हमारे सारे के सारे रिफ्लेक्सेस हैं। और उसके बाद देखा गया कि जो हमारा नेजल फंक्शन है ना वो डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं पल्मोनरी फंक्शंस के साथ। इसकी चीज़ का क्या मतलब है, इसके अंदर दो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, आप लोगों ने उनकी डिटेल में नहीं जाना। उसको हम कहते हैं नेजो ब्रेंकियल रिफ्लेक्सेस और नेजो पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस। इनकी वजह से हमारा जो नेजल फंक्शंस है ना वो कनेक्टेड होते हैं हमारे पल्मोनरी फंक्शंस के साथ। अगर हमारे नेजल फंक्शन डिस्टर्ब होंगे हमारे पल्मोनरी फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। पल्मोनरी फंक्शन में क्या होगा कि हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। आपको पता है जो हमारा एल्वोलाई के लेवल पे हमारी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, तो रेजिस्टेंस ये देखने को मिलेगी हमारा जो ब्लड है ना वो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, इतना ज़्यादा ब्लड नहीं आएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को पता है पेशेंट की बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेजल फंक्शन कैसे डिस्टर्ब हो सकते हैं, कोई नेजल ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है, नेजल ब्लॉकेज होगी उसकी वजह से पल्मोनरी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, और उसके जो क्या सिम्टम्स आ रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अब मिसाल के तौर पे किसी को नेजल पैकिंग वगैरह दी है, जैसे आपको पता है एपिस्टेसिस की कंडीशन होती है जिसके अंदर नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा, तो उनके अंदर हम ना पैकिंग दे रहे होते हैं पेशेंट को। जब हमने पैकिंग दे देनी है तो उसका एक तरह का नोज़ बंद ही हो जाना है, तो जब नोज़ बंद हो जाएगा तो उसके अंदर पल्मोनरी रेजिस्टेंस आ सकती है। उसके अलावा अगर कोई बच्चा है उसके अंदर टॉन्सिल्स हैं या फिर एडिनॉइड हाइपरट्रोफी हो चुकी है, और अगर ये लॉन्ग टर्म चलेगी कंडीशन, हमने इसको ट्रीट नहीं किया, तो पेशेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ जा सकता है, कोर पल्मोनल की तरफ जा सकता है। ये दोनों कंडीशन मैं आपको स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगा। उसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन रह गया नोज़ का, वो है ओल्फैक्शन। आपको पता है जो हमारा ऊपर वाला रीजन था, मैंने बताया था सुपीरियर टर्मिनेट के ऊपर जो रीजन है जहाँ पे हमारी नर्व पाई जाती है, इसको हम कह रहे थे कि हमारी ये ओल्फैक्टरी नर्व है। तो मैंने आपको बताया था ये वाला रीजन था जहाँ पे हमारी किसी भी चीज़ की स्मेल हो रही होती है, मतलब यहाँ से हम स्मेल कर रहे होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ओल्फैक्टिव पाथवे थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स, जो कि हमारा नेजल मिकोजा होता है, ठीक है, इनके अंदर पाए जाते हैं ओल्फैक्टिव रिसेप्टर सेल्स। ओल्फैक्टिव रिसेप्टर सेल्स का सबसे पहले सेंट्रल बॉडी आ गई, ठीक है, फिर इसके दो प्रोसेसेस पाए जाते हैं, एक होता है पेरिफेरल प्रोसेस, एक होता है सेंट्रल प्रोसेस। जो पेरिफेरल प्रोसेस है ना वो इसमें जाएगा और ऊपर वो जो कोलुमनर सेल्स है ना इनके ऊपर फैल जाएगा, ठीक है, वैसे फैलेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी सिलिया पाया जाता है, जैसे इन सेल्स के ऊपर सिलिया होता है ना, इसके ऊपर भी सिलिया होगा। तो यहाँ से जो हमारा रिसेप्टर सेल है ना वो स्मेल कर रहा होता है, यहाँ पे आके कोई भी स्मेल है, जो फूड की स्मेल है या किसी भी चीज़ की स्मेल है वो यहाँ पे आके टकराएगी। यहाँ से हमारा जो फंक्शन जाएगा आगे सेंट्रल बॉडी के अंदर, सेंट्रल बॉडी से हमारा जाएगा सेंट्रल प्रोसेस के थ्रू, सेंट्रल प्रोसेस गुजरेगा हमारा, ये हमारी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आ चुकी है जो कि हमारी इथमाइड बोन का पार्ट होता है जो हमारे बिल्कुल नोज के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमारा सेंट्रल प्रोसेस गुजरेगा, इस सुराख से गुजर के ऊपर जाएगा हमारा ओल्फैक्टिव बल्ब के अंदर। ओल्फैक्टिव बल्ब के अंदर हमारे मिटल सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। मिटल सेल्स के आगे जो एक्सोन है वो गुजरेगा हमारे डिफरेंट जगह पे जा रहा होगा ब्रेन के अंदर, जैसे प्री पैरिफॉर्म कोर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है, एमिगडाला आ जाएगा,
और हाइपोथैलेमस आ जाएगा। तो यहाँ से सिग्नल्स निकले हैं और यहाँ पे जा रहे होंगे हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए डिसऑर्डर्स ऑफ स्मेल, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आप लोग बस अभी याद कर लो। बताने की कोशिश की गई कि इनके कॉजेज़ क्या हैं, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आप लोगों ने अभी पैथोलॉजीज ऑफ नोज़ नहीं पढ़ी हुई। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा एनोस्मिया, यानी कि टोटल लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, पेशेंट को बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। उसके बाद हाइपोस्मिया आ जाएगा, पार्शियल लॉस कह लेंगे, मतलब थोड़ी बहुत स्मेल आ भी रही होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग किसी चीज़ की स्मेल होगी तो वो आ जाएगी, लेकिन जो थोड़ी बहुत स्मेल होगी ना उसकी नहीं आएगी। उसके बाद हमारा आ जाएगा पेरोस्मिया, ठीक है। पेरोस्मिया होता है स्मेल किसी चीज़ को कर रहे हैं लेकिन स्मेल किसी और चीज़ की आ रही है, ठीक है। सूंघ कुछ रहे हैं लेकिन स्मेल कुछ और आ रही होगी। तो इसका कोज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मेनली ना जो एनोस्मिया के पेशेंट होते हैं जिनका कोज होता है इन्फ्लुएंजा की वजह से हुआ होता है। इन्फ्लुएंजा जो आपको पता है एक वायरस है, ठीक है, उसने अटैक किया है और जाके जो हमारी ओल्फैक्टरी नर्व है ना उसको डैमेज कर दिया हुआ है, ठीक है। ओल्फैक्टरी नर्व डैमेज हुई है, उसके बाद वो ओल्फैक्टरी नर्व ना रिकवर हो रही है। अब रिकवरी के फेज़ के अंदर ना पेशेंट को पेरोस्मिया आ रहा होता है। वो क्यों आ रहा होता है आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया था जब ईयर भी हमने पढ़ा था, उसके अंदर फेशियल डिजनरेशन पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्सोन होता है, ठीक है, सेंटर में, उसके गिर्द हमारी माइलिन शीथ पाई जाती है, उसके गिर्द हमारा एंडोन्यूरम होता है, ठीक है। ये सारे के सारे एंडोन्यूरम आ गए, ये वाले सारे के सारे, ठीक है। और उसके गिर्द एक पेरीन्यूरम पाया जाता है। अब ऐसा हुआ था इन्फेक्शन हुआ इन्फ्लुएंजा का, उसने हमारी जो नर्व है डैमेज कर दी है, ठीक है, जो एक्सोन है सॉरी उसको डैमेज कर दी है, ठीक है। एक्सोन डैमेज हुआ है, जब एक्सोन नेक्स्ट टाइम रिपेयर हो रहा है ना तो सही तरह से रिपेयर नहीं हो पा रहा है। अब वो रिपेयर हुआ है वो ना मिस डायरेक्शनली रिपेयर हो जाता है, मतलब इस एक्सोन ने इस रास्ते में जाना था लेकिन वो साथ वाले के रास्ते में आ जाता है, यानी कि साथ वाले एंडोन्यूरम में आ जाता है। साथ वाले एंडोन्यूरम से गुजरेगा तो जारी बात है जो साथ वाला एंडोन्यूरम था उसने ब्रेन के किसी और पार्ट पे जाकर लगना होगा। मिसाल के तौर पे उसने लगना होगा जहाँ पे हमें तीखी स्मेल जानी थी, ठीक है। तो जो पहले जा रहा था उसने जाना था मीठी स्मेल की तरफ, ठीक है। अब वो जब हम कुछ स्मेल कर रहे होंगे, मतलब तीखा स्मेल कर रहे होंगे तो मीठा स्मेल हो रहा होगा, मीठा स्मेल कर रहे होंगे तो तीखा स्मेल हो रहा होगा। तो मेन मसला यही होता है कि मिस डायरेक्शनल रीजनरेशन हो जाती है नर्व फाइबर्स की। दैट्स ऑल फॉर द फिजियोलॉजी ऑफ नोज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं डिजीज ऑफ एक्सटर्नल नोज।